डिवेस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सभी लोग सेट नंबर 31 को सोल्व करेंगे और इससे पहले हम सभी लोग 30 सेट को हम लोग सोल्व कर चुके हैं। इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप उसे चेक कर लीजिएगा अगर आप सेशन को कंप्लीट नहीं किए होते हैं तो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन बताना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक डिवेस टीच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इसे डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। हर संडे को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक होते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं किए हैं तो आज ही रजिस्टर कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा-सा लैंग्वेज के साथ खेला गया है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको ईज़ी लग रहा है, लेकिन जैसे ही सेशन की लंबाई आगे बढ़ती जाएगी, क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी, वैसे ही आपको क्वेश्चन में थोड़ा-सा कठिनाई होता जाएगा। और यह सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से पूछने की संभावना रहेगी और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सीटेट पेपर में पूछे ही जाते हैं। ध्यान से सेशन को कंप्लीट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सेशन को स्टार्ट करते तो हैं, लेकिन समाप्त बीच में ही कर देते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं देखते हैं। तो आपसे गुज़ारिश है कि कृपया करके अगर सेशन को जॉइन कर रहे हैं, तो लास्ट तक देखिए, अन्यथा जॉइन ही मत कीजिए, ठीक है? और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। संख्या 45,360 कितना है? 45,360 में अंकों 5 और 6 को अंक 5 और 6 को क्या करता है? वो परस्पर बदल दिया जाता है। परस्पर बदल दिया जाता है मतलब क्या है? 5 की जगह पे 6 को रख दिया जाता है और 6 की जगह पे 5 को रख दिया जाता है। यानी कि अब संख्या क्या बनेगा? तो 5 की जगह पे जब 6 आएगा तो यहाँ पे तो 6 हो जाएगा। 3 और 6 की जगह पे अब क्या आ जाएगा? 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आ जाएगा और यहाँ पे 0 लिख देंगे। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। संख्या तो परस्पर बदल गया, क्या हो गया? पहले था 45,360 तब बदल कर क्या हो गया? 46,350। कोई दिक्कत नहीं। तो नई प्राप्त संख्या हमारा क्या है? 46,350 यह हमारा न्यू नंबर है, क्या है? न्यू नंबर है और यह हमारा ओल्ड नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। तथा आरंभिक संख्या यानी कि जो पहले का संख्या था उसी को क्या पहला वाला संख्या आरंभिक संख्या कहलाएगा। दोनों का अंतर आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि न्यू संख्या माइनस ओल्ड संख्या आपको घटाना है। तो 46,000 में से जब 45,360 घटाएँगे तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका सीधा-सा आंसर बताइए ना। कि 900 कितना हो जाएगा? 990 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 990 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 0 से 0 घटाएँगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ऊपर में 350 है और नीचे में 360 है, तो हासिल लेना पड़ेगा यानी कि 5 में से तो 6 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे तो कितना होगा? 15 बनेगा, 15 में से 6 जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पहले 3 था लेकिन 1 हासिल में दे दिया गया तो क्या बचा हुआ है? 2 बचा हुआ है, तो 2 में से तो 3 घटेगा नहीं, क्या करेंगे हम फिर से? तो यहाँ पे हासिल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 12 बनेगा, 12 में से जब 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 बचेगा यानी कि 990 बाकी आगे घटाएँगे तो 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया यानी कि 0 कितना आया है हमारा? तो 990 आया, कितना आया? 990 आया। तो जब आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे तो उम्मीदता आप इस टाइप के क्वेश्चन को आपस में निश्चित रूप से सही सोल्व करके सही आंसर लगाएँगे ओएमआर शीट पे और आपका एग्ज़ाम निश्चित रूप से ऑफ़लाइन होगा, तो इतना कन्फ़र्म है कि ओएमआर शीट फिल करते वक़्त कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो ओएमआर शीट भरते वक़्त मिस्टेक कर देते हैं। भरना है 1 भर देते हैं सी, जिसकी वज़ह से गलत हो जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताते चलूँगा जो कि आपके क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। अब यहाँ पे कहता है अभाज्य युग्म। सबसे पहले युग्म का मतलब क्या होता है? तो युग्म का सीधा-सा मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जोड़ा होना चाहिए। कैसा जोड़ा होना चाहिए? तो अभाज्य युग्म जैसे ही एक साथ आएगा ना, तो अभाज्य युग्म का मतलब सीधा-सा है कि दोनों के बीच में यानी कि मान लीजिए 2 और 3 है, यह जोड़ा कब होगा? जब इस दोनों के बीच में अंतर कितना हो? 5 2 का अंतर हो। कितना का अंतर हो? 2 का अंतर हो। कितना का अंतर हो? तो 2 का अंतर होना चाहिए। और अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका फैक्टर मात्र 2 हो। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो जिसका फैक्टर 2 हो। यानी कि पहला फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर वह खुद संख्या ही होगी, यानी कि इटसेल्फ होगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो आप पहले ये बताइए कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कौन-कौन सी है? तो आप इसे नोट भी कर लीजिएगा, क्या होगा? तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। अभाज्य संख्या हम कैसे निकालते हैं? जिसका फैक्टर 1 हो और दूसरा वह खुद हो, यानी कि 2 फैक्टर टोटल मिला के कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। पहला 1 और दूसरा क्या होगा? वह खुद संख्या होगी, यानी कि वह किसी भी टेबल में नहीं आता हो, किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता हो।
या तो वह 1 के टेबल में आएगा, अन्यथा वह खुद के टेबल में आएगा। इसके अलावा किसी दूसरे के टेबल में नहीं आना चाहिए। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो या तो 1 के टेबल में आएगा या तो वह खुद के टेबल में आएगा, ठीक है? इसके अलावा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इसके बाद 11 होगा, 13 होगा, यानी कि किसी दूसरी संख्या से ना कटे। 13 के बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इसके बाद कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, फिर 29 हो जाएगा, फिर 31 हो जाएगा, 39 कट जाएगा, 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 और उसके बाद क्या हो जाएगा? 41, 43, 47, 41, 43, 47 यह आपका अभी क्या लिखा रहा है? अभाज्य संख्या निकल रहा है। सबसे पहले 1 से 20 के बीच में 1 से 100 के बीच में आपको अभाज्य संख्या कौन-कौन सी होती है यह पता होगा तब तो आप इसका आंसर निकाल पाएँगे ना। तो अभी तक हम 50 तक अभाज्य संख्या लिख चुके हैं। इसके आगे जब आप लिखेंगे तो हो जाएगा 53 कितना होगा? 53, 59 53, 59 इसके अलावा हो जाएगा 61, 67 61, 67 इसके अलावा है आपका 71, 73 71, 73 और इसके बाद है आपका 69 79 प्लस 83 इसके अलावा है 89 और 97 89 और 97 ये सभी संख्याएँ वैसी संख्याएँ हैं जो 1 से लेकर 100 के बीच में क्या है? अभाज्य संख्या है। और यह सभी संख्याओं का कितना होता है? यह सभी संख्याएँ 1 से लेकर 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? तब 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है क्या? अभाज्य युग्म कितना है? अभाज्य युग्म आपको बताना है। तो अभाज्य युग्म होगा तो होगा क्या? तो आपको तो सबसे पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि अभाज्य युग्म का कंडीशन क्या है? कि उसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो देखिए 2 और 3 का बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो क्या यह कभी भी अभाज्य युग्म बनेगा क्या? यह कभी भी अभाज्य युग्म बनेगा क्या? अभाज्य युग्म नहीं बनेगा। अभाज्य युग्म नहीं बनेगा तो अगला क्या होगा? 3 और 5 को पकड़ेंगे। 3 और 5 को पकड़ेंगे तो यह तो एक अभाज्य युग्म बनेगा। देखिए बनेगा या नहीं बनेगा? दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 तो है, 5 और 7 बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। इसके अलावा देखिए 7 और 11 नहीं बनेगा, 4 का डिफरेंस 11 और 13 बन जाएगा। 11 और 13 इसी तरीके से आपको एक बार बनाकर पहले नोट करना होगा। आखिर कौन-कौन सी संख्याएँ अभाज्य युग्म हैं। 11, 13 हो जाएगा, 13, 17 हम तो डायरेक्ट आपको आंसर बता देंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको काफ़ी डिटेल से और शुरू से बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 17-19 के बीच में 19 2 का डिफरेंस है। 19-23 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 23-29 में कितना का डिफरेंस है? 5-6 का डिफरेंस है, सॉरी 5-6 का डिफरेंस है और 29-31 में भी आपका 2 का डिफरेंस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य युग्म कहलाएगा। 31-37 में 6 का डिफरेंस है, 37 और 41 में 4 का डिफरेंस है, 41-43 में भी आपका कितना का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, यानी कि ये भी आपका संख्या हो जाएगा। 43-47 में कितना का डिफरेंस है? तो 4 का डिफरेंस है, 47-53 में कितना का डिफरेंस है? तो 6 का डिफरेंस है, 59-61 भी आपका हो जाएगा, 59 61 हो जाएगा, 59, 61 भी आपका अभाज्य युग्म होगा। 61-67 में 6 का डिफरेंस, 67-71 में 4 का डिफरेंस है। 71-73 हो जाएगा, 71-73 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। 73 और 79 में कितना का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है। 79 और 83 में 4 का डिफरेंस है। और 83 और 83 और 89 में कितना का? 6 का डिफरेंस है। 89 और 97 में कितना का डिफरेंस है? तो आपका कितना का डिफरेंस है? तो 8 का डिफरेंस है, यानी कि आपको टोटल अभाज्य युग्म कितने मिलेंगे? इसको काउंट कर लीजिए, जितना होगा उतना ही इसमें आंसर होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने मिले? 8 मिले, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कितने अभाज्य युग्म मिलेंगे? 8 मिलेंगे और 1 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या अगर आपसे कोई पूछे, तो आप क्या बताएँगे? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है, ठीक है? आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी बता देना चाहता हूँ, अगर आप अभी तक डिवी स्टिच एप्लीकेशन के द्वारा कोई भी कोर्सेज़ नहीं लिए हैं, तो आज ही लेना चाहते हैं, तो एनरोल कर लीजिए। उसके लिए सबसे पहले आपको डिवी स्टिच मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा और इस कोर्स में क्या-क्या दिए जाएँगे, उसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। आप इस इमेज को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पे पढ़ लीजिएगा और आपको जो भी जानकारी लेनी होगी, दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे 4-5 संख्या दी गई है जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो इसको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए क्या कहा जा रहा है। तो कहता है वह न्यूनतम संख्या यानी कि सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है, जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग दिया जाए। 4 से भी, 6 से भी, 8 से, 12 से और 16 से भाग दिया जाए, यानी कि डिवाइड करें ये सभी से, तो शेषफल क्या बचे? हमेशा 2 शेषफल बचे। हमेशा शेषफल क्या बचे? 2 बचे। शेषफल क्या बचे? तो 2 बचे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा?
इसका सबसे न्यूनतम संख्या ना आपसे पूछता है तो क्या करेंगे? सभी का एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 2 तरीका से मैं आपको बताया हूँ। 4, 6, 8, 12, 16, 12 और 16 इसके अलावा इस तरीके से तो आप लोग एलसीएम निकालते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड हम आपको बताए थे कि सबसे बड़ी इसमें संख्या कौन-सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन-सी है? तो आप क्या कहते हैं? 16 है। तो 16 का हम लोग मल्टीपल निकालते हैं तो 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसी तरीके से ये मल्टीपल कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन फैक्टर समाप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहता है क्या एलसीएम निकालना है। ये तो मल्टीपल हो गया, मल्टीपल लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके साथ चेक भी करते हैं, क्या 16 सभी से कट रहा है, तो आपका 6 एक ऐसा नंबर मिलेगा जिससे 16 डिवाइड नहीं होगा, तो आपका एलसीएम नहीं होगा। 32 एक ऐसा संख्या है जो 6 से डिवाइड नहीं होगा। 48 एक ऐसा संख्या है जिससे 4 से भी डिवाइड लग जाएगा, 6 से भी भाग लग जाएगा, 8 से भी लगेगा और 12 से 16 से भी लग जाएगा। यानी कि आपका टोटली एलसीएम क्या आएगा? 48 आएगा। अगर आप इस मेथड से भी निकालते तो कितना आता है एलसीएम? 48 ही आएगा। अब कहता है कि हर समय में यानी कि सदैव कितना शेषफल बचता है? 2 यानी कि 48 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर तो 50 ही है। अगर आप इसको 50 एक ऐसा संख्या है अगर इसको आप 4 से भी डिवाइड करेंगे तो हर स्थिति में शेषफल कितना बचेगा? 2 बचेगा। अगर विश्वास नहीं है तो कर लीजिए। 1 से लगाएँगे तो 4 और यहाँ पे 0 यहाँ पे 4 दूना 8 शेषफल क्या बचा? 2 बचा। अब 6 से डिवाइड कीजिए, 50 को भी 6 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? आपका 8 छक्का 48 कितना होगा? 8 छक्का 48 शेषफल 2 बचा। क्या शेषफल 2 बचा? 8 से भी करेंगे तो कितना होगा? 8 छक हो जाएगा 48 शेषफल कितना बचा? 2 12 से की करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 से करेंगे तो 12 चौका 48 फिर भी आपका शेषफल क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। यानी कि किसी भी संख्या से आप डिवाइड करेंगे इसमें जितने भी संख्याएँ दिए गए हैं, सभी से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचेगा? 2 ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सभी भी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को एक बार निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा और थोड़ा-सा ज्योमेट्री से रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से आप पढ़ ही लीजिए। उम्मीद है आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे और क्वेश्चन समझ भी गए होंगे। इसमें कहता है किसी विद्यार्थी के पास क्या कहता है? किसी विद्यार्थी के पास यानी कि एक स्टूडेंट है, एक क्या है? विद्यार्थी है जो विद्यालय में पढ़ने जाता होगा, कहीं पढ़ता होगा, कोई लड़का होगा, उसी को तो विद्यार्थी कहते हैं। पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी के पास एक ही प्रकार का क्या कहता है? एक ही प्रकार का यानी कि इसके पास मात्र एक टाइप का ही कितने टाइप का? मात्र एक ही टाइप का क्या है? उसके बारे में आगे कहा जा रहा है 5 सिक्का है, यानी कि ₹5 के 10 सिक्के हैं। ₹5 के कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। तो सबसे पहले आप यही बता दीजिए, इस बच्चा के पास टोटल रुपया कितना है? तो आप कहेंगे सर 5 गुना 10 कर लीजिए, जितना होगा उतना हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ₹50 है इस व्यक्ति के पास, ठीक है? तो ₹5 का कितना सिक्का है? तो 10 गो कॉइन है, कितने रुपये का? तो ₹5 का है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। वह इन्हें एक के ऊपर करते हुए रखता है। यानी कि एगो कॉइन सबसे निचलका ₹1 का सिक्का जो ₹5 का एगो सिक्का है वह सबसे नीचे, उसके ऊपर दूसरका सिक्का, उसके ऊपर तीसरका सिक्का, उसके ऊपर चौथा सिक्का, इस टाइप से यह अरेंज करते जाता है। इस टाइप से यह कितने सिक्के को अरेंज कर देता है? 10 सिक्के को अरेंज कर देता है। तो यह पूछता है कि ऐसा करने से क्या आकार प्राप्त होगा? क्या वृत्त बनेगा? तो वृत्त का आकार कैसा होता है? आप सभी लोग देखे हुए हैं, इस टाइप का वृत्त का आकार होता है। घन का आकार आप भी देखे हुए हैं। इसका क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई सभी कुछ आपको दिखाई देगा। लंबाई भी दिखाई देगा, चौड़ाई भी। यह आपका क्या हो गया? घन हो गया। यह आपका फिगर नंबर 1 है, यह आपका फिगर नंबर 2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब शंकु भी आप सभी लोग देखे ही हैं और शंकु का आकार कुछ इस तरीके से होता है। क्या? कुछ इस तरीके से होता है। क्या? कुछ इस तरीके से आपका शंकु होता है, कोई दिक्कत? तो देखिए हमारा ना वृत्त का फिगर बन रहा है, ना आयत ना घन का फिगर बन रहा है और ना शंकु का फिगर बन रहा है। तो यह फिगर बन रहा है तो किस चीज़ का फिगर बन रहा है? ऑप्शन नंबर 4
जिसको हम क्या कहेंगे? बेलन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा रोमन संख्याओं में से सही रूप से नहीं लिखा है? क्या? सही रूप से नहीं लिखा है। यह आपको बताना है, कि इसमें सही नहीं लिखा है, उसकी पहचान आपको करनी है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एक्स का मतलब क्या होता है? तो 10 होता है। ये भी कोई क्वेश्चन पूछने की बात है? ये भी कोई क्वेश्चन आपको पूछने की बात है? तो ऐसा क्वेश्चन क्यों करते हैं आप? ऐसा क्वेश्चन आप क्यों करते हैं? आप लोग गुस्सा करेंगे तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन पूछना मेरा काम है और आपका आंसर देना कार्य है, ठीक है? इस तरीके से अगर x का वैल्यू क्या होगा तो x का वैल्यू 10 हो जाएगा। कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 गो 10 और v का मतलब 5 होता है। v का मतलब कितना होता है? 5 होता है। तो जब भी x प्लस x और v जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब 25 तो ये तो सही लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 गो एक्स है यानी कि 30 और 2 गो आई। एगो आई का मतलब क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे 3 गो 10 और 2 गो 1-1 का सिक्का है। तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा यानी कि ये भी आपका सही है। यहाँ पे देखिए एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है 50। एल का मतलब क्या होता है? 50। एल का मतलब क्या होता है? 50। अगर यह आपको पता होगा तब तो इसका आंसर निकाल पाएँगे ना 50। तो एल का मतलब 50 और 10 60 और 60 और 4 कितना हो जाएगा? 60 और 4 64 यह तो आपका 64 लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप कितना पढ़ेंगे? ऑप्शन नंबर 3 को कितना पढ़ेंगे? देखिए, यह तो कहता है 5 है। 15 तो ऐसे लिखते नहीं है, 15 हम लोग कैसे लिखते हैं? 15 तो हम लोग एक्स भी लिखते हैं, तो 15 होता है। यहाँ पे अगर एक्स एक्स भी लिखा होता तो क्या पढ़ते? इसको 25 पढ़ते, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। लेकिन यह उल्टा कर दिया, यानी कि लिखने में गलती किया है, तो आपको गलत ऑप्शन ही पहचानना था। तो आपका गलत ऑप्शन कौन-सा है? आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि बिल्कुल सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्यों होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ। और यहाँ पे एक और कॉमन रोमन लेटर में क्या बोलते हैं? सी को हम लोग 100 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी को हम लोग 100 बोलते हैं। इसलिए आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कोई भी पूछ सकता है, ठीक है? ध्यान से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से देखिए। यदि एक 7 अंकीय संख्या है, क्या कहता है? एक 7 अंकीय संख्या है, क्या है? 7 अंकीय संख्या है, जो संख्या आपके सामने दिया हुआ है 7 अंकीय संख्या है, इसको क्या कहेंगे आप? 7 अंकीय संख्या है जो दिया हुआ है 34 6 पी क्या दिया हुआ है? पी 504 कोई दिक्कत नहीं। क्या दिया हुआ है? 504 दिया हुआ है और कहता है संख्या 11 से विभाज्य है तो पी का मान क्या होगा? पी का मान क्या होगा? आपको यही बताना है ना। तो देखिए पी के जगह पे एक ऐसा संख्या आएगा जो यह संख्या पूरी तरीके से 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको 11 का तो रूल पता होना चाहिए कि 11 कैसी संख्या है और उसको कैसे विभाजित करते हैं। तो 11 एक ऐसी संख्या है, अगर अंतिम अंक को बाकी बचे अंकों से बनी संख्या से घटाइए और देखिए कि यह 11 से विभाजित होता है या नहीं। अगर विभाजित हो जाता है तो क्या होगा? वह संख्या 11 से भी विभाजित होगा। कहने का सीधा-सा मतलब यही है कि 34 6 यानी कि 346 के बाद p के स्थान पे एक ऐसा संख्या रखना है और बाकी 504 को अगर हम डिवाइड करते हैं 11 से, तो हमारा 11 से विभाज्य हो जाना चाहिए, जो संख्या हम रखेंगे तो। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा? तो देखिए इसका सबसे सीधा-सा मतलब रूल क्या है, उसके बारे में जानकारी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि 2 का रूल क्या है? सभी संख्याओं का योग अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, तो क्या होगा? या इकाई प्लेस पे इकाई के स्थान पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यह संख्याएँ भी क्या होती है? 2 से डिवाइड होती है। 2 से क्या होती है? डिवाइड होती है। 3 से जब डिवाइड का रूल पढ़ेंगे तो यहाँ पे है सभी संख्याओं का योग क्या हो 3 से डिवाइड हो जाता है सभी संख्याओं का योग। सम ऑफ सम ऑफ डिजिट आर डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू वह संख्या भी क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। वह संख्या भी 3 से सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय क्या? 3 से अगर डिवाइड हो जाता है सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। इसी तरीके से 4 का भी है, 5 का भी है। 5 का अगर रूल आप देखा जाए तो यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए तो संख्या 5 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 6 का भी इसी तरीके से, 9 का भी इसी तरीके से है। तो आप सभी का रूल याद किए रहेंगे तभी आपसे यह क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए 11 का रूल क्या है उसके बारे में मैं आपको लिखा भी देता हूँ। लिख लीजिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूँ कि 11 का रूल क्या है, विभाज्य है या नहीं है, इसको आप कैसे पहचानेंगे?
तो इसके बारे में सीधा-सा मतलब इतना ही है कि 11 से विभाज्य होने के लिए आपको क्या करना होगा, यदि किसी संख्या के वैकल्पिक अंकों के योग का अंतर 11 से विभाज्य है, ठीक है? तो वह संख्या पूरी तरह से 11 से क्या होगा? विभाज्य होगा। क्या होगा? पूरी तरीके से 11 से विभाज्य होगा। तो जैसे कि आपको सीधा-सा मतलब यहाँ पे यही है कि अंतर इसका क्या होना चाहिए? अगर 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाएगा। नहीं पता लग रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक-एक अंक रख दीजिए। 0 रखेंगे तो क्या संख्या बनेगा? 346 0 504 तो बनेगा ना, तो इसको आप भाग से चेक कर लीजिए, भाग से 11 से चेक कर लीजिए, 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, यहाँ पे 6 फिर से 1 से डिवाइड होगा, 11 5 फिर से 0, 11 चौका 44 क्या हो जाएगा? 11 चौका 44 6 फिर से 5 रखेंगे, क्या रखेंगे आप? 5 रखेंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से 0 उतरा था, अब 5 रखेंगे, क्या रखेंगे? 5 तो यहाँ पे 11 पचे 55, 11 पचे 55 करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 0 11 नवा 99, 11 नवा 99, 1 बचेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 बचेगा। अब 1 पे हम कितना उतारेंगे? 1 पे हम 4 उतारेंगे यानी कि 14 हो जाएगा और ये भी आपका 1 से यानी कि शेषफल 3 बच जाएगा। यह संख्या कभी भी ऑप्शन नंबर 1 आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा क्योंकि शेषफल कितना बच जा रहा है? और शेषफल 3 बच जा रहा है यानी कि p के जगह पे 0 आएगा ही नहीं। तो अब यहाँ पे आपको चेंज करना है। दूसरा आप रखेंगे क्या? तो यहाँ पे देखिए 3 तक तो आपका सेम रहेगा। 3 तक आपका सेम रहेगा। जैसे ही 6 के बाद से या भाग का रूल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 3 से के बाद का क्या हो जाएगा? रूल चेंज हो जाएगा। तो रूल आपका जब चेंज होगा तो यहाँ पे अब आपको 2 रख के चेक करना होगा। मैं बेसिक से बता देता हूँ, साफ बेसिक से। यहाँ पे 6 उतारे थे, 6 के बाद अब क्या उतरेगा? अब 2 उतरेगा, तब 52 हो गया, 11 चौका 44, 11 चौका 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 चौका 44 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, आगे 5 से 11 11 सत्ते 77, 77 कटाएँगे तो यह कितना बचेगा? यहाँ पे भी 8, आगे चलेंगे तो 0 80 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 3 34 उतरेगा, यहाँ पे भी 1 शेषफल बच जाएगा, यहाँ पे भी 2 पे भी रखते हैं तो क्या है? 1 शेषफल बच जाता है जो कि क्या है? गलत है। 2 क्या है? गलत है। तो यहाँ पे हम लोग 2 भी नहीं रखेंगे, क्या? 2 भी नहीं रखेंगे, तो 2 भी नहीं रखेंगे यानी कि यहाँ से हम लोग फिर से चेंज करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे चेंज करेंगे तो 5 अब रखना है हमें 3, तो अगर 3 रख के चेक करते हैं, अगर हम 3 रख के चेक करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 रख के अगर हम चेक करते हैं या डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 3 53 उतरेगा। फिर से हमें 4 से लगाना होगा तो 11 चौका 44, यहाँ पे 9 बचेगा। फिर आप 5 उतारेंगे तो 11 अठे 88, 11 अठे 88, 5 दूँ 7, अब यहाँ पे 0, 11 छक 66, 11 छक 66, अब 4 44 देखिए 4 पे 4 उतरेगा यानी कि 44 आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल 3 सही है। क्योंकि 3 p की जगह पे हम 3 रखेंगे तो वह संख्या पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से 11 से विभाज्य हो जाएगा। अब तो संख्या बनी क्या हमें? तो 34, 63, 50, 4 यह हमारा संख्या बना। क्या बना? संख्या बना। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। जोड़िए सबको। जोड़िए तो क्या होता है? 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 छौ 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 और 4, 21 4 कितना हो जाएगा? 21 और 4, 21 4 जोड़ेंगे तो 25, 21 4 25। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सही आंसर क्या रखना था? आपको ऑप्शन नंबर 3 रखना था, यानी कि पी की जगह पे आप 3 रखते तो बिल्कुल सही इसका आंसर प्राप्त हो जाता। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा और इम्पोर्टेंट रूल से सोल्व कर लीजिएगा। 100 को कहता है 100 को 1/2 से भाग देना है। 1/2 से क्या करना है? भाग देना है। 100 को 1/2 से क्या करना है? भाग देकर 30 जोड़ना है, भाग देकर 30 जोड़ना है और परिणाम में से 45 घटाना है। अब यहाँ पे जो हमें परिणाम मिलेगा यानी कि जो संख्या यहाँ पे मिलेगी इसमें से हमें क्या घटाना है? 45 घटाने पर आप क्या प्राप्त करते हैं इसका संख्या हमें बताना है। जब 100 को 1/2 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? पहले ये बता दीजिए। जैसे ही 100 को 1/2 से आप भाग करेंगे, यानी कि क्या मिलेगा आपको? तो आपको बता दें, जैसे ही भाग करेंगे तो भाग का उल्टा सीधा-सा है, 100 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं या नहीं? और नीचे वाला बाटा जब चेंज ऊपर में जाएगा तो यह तो गुण भाग हर 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 अंश बन जाता है और अंश हर बन जाता है, यानी कि 1/2 है तो 2/1 बन जाएगा प्लस 30 इक्वल टू x माइनस 45 कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 100 में 2 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा यानी कि 230 x माइनस 45 हो जाएगा तो 230 बराबर x माइनस 45 तो यहाँ पे इधर आएगा
या क्या हो जाएगा? इसका सीधा सा मतलब है 100 गुना 1, इस सभी को हटाइए, भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 100 को 1/2 से भाग करना है, 1/2 से यानी कि आधा से आपको भाग करना है, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ से आप 0.5 से भाग कीजिए, 100 में आप कहता है 100 में 1/2 से भाग कीजिए, 1/2 से भाग कर दीजिए तो कितना आएगा? 50 आएगा, कितना आएगा? 50 मिलेगा, कितना मिलेगा? 50 मिलेगा, प्लस 30 जोड़ दीजिए तो 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा और 80 होगा, 80 में से कहता है कि पत यानी कि जो परिणाम आता है 80 तो हमारा परिणाम आ गया और परिणाम में से कहता है कि 45 घटा लीजिए, तो 80 में से जैसे ही आप 45 घटाएँगे, 80 में से जब 45 घटाएँगे तो क्या मिलेगा? 35 मिलेगा, क्या मिलेगा? 35 आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्या? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। कहता है 1/2 से भाग करना है, 1/2 से भाग करना है, यानी कि अगर हम 1 से भाग करते तो 100 होता है, 1 से भाग करते तो कितना होता? 100 होता है, 1 से भाग करते तो 100 होता है, लेकिन यहाँ पे रूल क्या है? जैसे ही 100 को कहता है 1/2 से भाग करने के लिए, तो इस भाग का मतलब क्या है? 100/1 और नीचे वाला बट्टा ऊपर जाके क्या हो जाता है? गुना हो जाता है, यानी कि यह 200 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 बन जाता है। इस तरीके से रूल तो यह है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप भाग करेंगे तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या मिलेगा? आपको 35 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़िए। कहता है कि चीनी की एक बोरा का भार, चीनी भी है और क्या है? चीनी भी है और बोरा का भी भार है। चीनी का एक बोरा, चीनी प्लस बोरा का भार कितना है? एक बोरा का भार है सत 117 केजी 825 ग्राम, 825 ग्राम है। यदि इस बोरी का भार 4 केजी 175 ग्राम है, तो चीनी का भार क्या है? चीनी का भार क्या है? अब यहाँ पे कहता है कि बोरा का भार आपको बता देता है, यानी कि जो बोरी का भार है वह 4 केजी है। और 175 ग्राम है, ठीक है? और ऊपर में जो वेट दिया हुआ है, ये उसमें आपका चीनी का भी वेट दिया हुआ है और बोरा का भी वेट दिया हुआ है और नीचे सिर्फ़ बोरा का वेट दिया हुआ है। तब आपसे चीनी का वेट पूछता है, चीनी का वेट क्या होगा? तो आप क्या करेंगे 117 केजी में से 117 केजी 825 ग्राम में से 4 केजी 175 ग्राम आप घटा लीजिए। हटाइएगा तो क्या मिलेगा आपको 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे 2 में से तो 7 जाएगा नहीं, यानी कि हासिल लेंगे 12 बनेगा और 12 में से 7 गया यानी कि 5 और यहाँ पे 7, 8 में से 1 हासिल में चला गया यानी कि 7 बचा हुआ है, 7 में से 1 गया 6, 650 ग्राम। देखिए किस ऑप्शन में 650 है? ये 0 ग्राम है तो यह गलत है। यह 750 ग्राम है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्या है? 650 50 ग्राम है, यानी कि या तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा या ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि 7 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? 3 होगा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 होगा। 1 में से कुछ नहीं घटाना है यानी कि 1 ही होगा, 1 में से फिर से कुछ नहीं घटाना है यानी कि 1 होगा। कहता है कि 113 केजी 650 ग्राम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन-सा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में कहता है कि 130 डिग्री के कोण का संपूरक कोण क्या होगा? संपूरक कोण क्या होगा? तो मैं आपको बता दूँ संपूरक कोण सीधा-सा 2 मतलब होता है। संपूरक कोण का सीधा-सा यह मतलब होता है कि 2 कोणों का योग क्या? 2 कोणों का योग 2 कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस पॉइंट को आप नोट भी कर लीजिएगा। 2 संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 2 कोणों का योग संपूरक कोण में कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एगो कोण 130 डिग्री दिया हुआ है। 2 कोणों का योग कितना है? 2 गो कोण मिलाकर 180 डिग्री। कोण 1, कोण 2 दोनों मिलाकर 180 डिग्री है। एक कोण का दाम ₹130 तो दूसरी बार में कितना आपको मिलाना होगा? ₹50 मिला देंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कहता है एक त्रिभुजीय आधार वाले पिरामिड में कितने किनारे होते हैं? तो पिरामिड का आकार कुछ तो इसी टाइप सा होता है। कुछ इस टाइप का पिरामिड का आकार होता है क्या? पिरामिड का आकार तो कुछ इसी टाइप का होता है। तो देखिए कितने किनारे होते हैं। किनारा पूछा जा रहा है यानी कि साइड पूछा जा रहा है। 1 गो साइड, 2 गो साइड, 3 गो 4 गो, 5 गो, 6 गो कितना हो जाएगा? 6 आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए पैटर्न को आपको एनालिसिस करना है।
कहता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर आता है। तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 2 का स्क्वायर मतलब 4 बराबर 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 1 प्लस 4 यानी कि 9 बराबर 9, यानी कि इधर वाले सभी का स्क्वायर इधर का स्क्वायर के बराबर है। इसी तरीके से अगर क्या 2 में फॉलो करता है या नहीं करता है, इसे आप एक बार फिर से देख लीजिए। जब 2 बार में चेक करेंगे, तो यहाँ पे तो आपको मिलेगा कितना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर आपका 36 बराबर 7 का 49 कितना हो जाएगा 49, तो इधर जोड़िए। 36 और 9 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 36 और 9 जोड़ेंगे तो 45, 45 और 4 49 यानी कि 49 बराबर 49, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि इसमें यही किया गया है, इधर वाले सभी स्क्वायरों को मिलाकर इधर का एक स्क्वायर लिखा गया है। तो इसी तरीके से कहता है कि इसमें क्या हम यहाँ पे संख्या रखें कि आपको इधर वाला मिल जाए क्या? तो पहले तो 4 चूका 16 दिया ही है, क्या? 16 दिया हुआ है, इसके बाद आपको प्लस के स्थान पे एक संख्या रखना है, फिर इधर प्लस के स्थान पे एक संख्या रखना है, बराबर में भी एक संख्या। इसमें से तीनों कोई भी एक सीरीज को उठाकर यहाँ पे फिक्स करना है। तो सबसे पहले 2 सीरीज इसमें या तो फर्स्ट में 5 आएगा या तो 6 आएगा, यही ना आएगा। तो चलिए हम 2 सीरीज पहले ही बना लेते हैं। एक 16 प्लस यहाँ पे अगर हम 5 रखेंगे, 5 का स्क्वायर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 25, अगर 6 का स्क्वायर रखेंगे तो कितना 36, यही ना 36 प्लस दूसरी बार में हमें 16 का स्क्वायर रखना है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 अगर हम सभी को जोड़े तो कितना मिलेगा 16 प्लस 25 प्लस 256 297। तो क्या यह किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है क्या? तो इसमें कहता है 17 का स्क्वायर 289 होता है, कितना होता है 289, तो क्या यह कभी भी इक्वल होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 को आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे 36 रखाएगा, उसके बाद 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576 होता है। कितना? 576 होता है। यहाँ पे हम 576 रख लेंगे। आगे देखेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर 625 होता है। 625 तब 576 जोड़िए। 576 प्लस 36 612 आप प्लस 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 628। तो क्या 628 बराबर 625 कभी भी हो सकता है? तो नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। जब 2 ऑप्शन गलत हो गए तो आगे का एक ऑप्शन और चेक कर लीजिए, जो गलत हो जाएगा और जो एक बचा रहेगा वो आपका सही हो जाएगा, तो चेक कर लीजिए। जब आप तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 चौका 16 तो फिक्स ही रहेगा, आगे रखेंगे तो 36 हो जाएगा, प्लस 20 को रखेंगे तो 400 हो जाएगा और प्लस एक अगर बराबर हम 21 करेंगे तो 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, कितना होता है 441 होता है। तो देखिए इधर इधर कहता है कि 436 कितना हो गया 436 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 452 हो जाएगा। तो क्या 452 इक्वल टू 441 हम कह सकते हैं क्या? नहीं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 भी गलत था। जब 3 ऑप्शन गलत होते हैं तो पाँच आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाता है? सही हो जाता है। यानी कि बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 16 प्लस 25 यानी कि रखेंगे क्या 25 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर यानी कि 400 अब बराबर 21 का स्क्वायर यानी कि 441, 441 आप जोड़िए। 25 और 16 जोड़ेंगे तो 41 मिलेगा और 400 जोड़ेंगे तो कितना 400, 441 मिलेगा यानी कि 441 इक्वल टू कितना 441। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको वर्ष और महीना में से वर्ष और महीना घटाना है। कैसे घटाते हैं ये जानकारी मैं आपको पिछले सेशन में बहुत सारे सेशन में बता चुका हूँ। कृपया करके ध्यान से देखेंगे। कहता है कि 62 वर्ष 12 माह में से आपको घटाना है 19 वर्ष 23 माह आपको क्या करना है? घटाना है। कैसे आप घटाएँगे यह आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे कहता है 2 में से 1 घटेगा क्या? 2 में से 1 घटेगा? नहीं घटेगा तो आप हासिल लेंगे। तो हासिल यहाँ पे जब ईयर में से 1 हासिल लेंगे तो एगो महीना हासिल नहीं आएगा, कितना आएगा? 12 आएगा। यानी कि 1 ईयर आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो 12 महीना आएगा, ठीक है? तो 1 ईयर आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं 62 वर्ष को 61 वर्ष लिख दीजिए। 1 वर्ष कम हो गया तो 12 महीना ज़्यादा हो गया, 12 महीना ज़्यादा हो गया तो 12 महीना हमारे पास पहले से है और 12 महीना हम और हासिल ले लिए। तो कितना हो गया 24 महीना हो गया यानी कि 61 ईयर
24 महीना हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना को? 62 वर्ष 12 महीना को, ठीक है? 19 गुना ते 19 वर्ष 23 माह। अब यहाँ पे घटाइए तो क्या घटेगा या नहीं घटेगा? अब तो ईज़ी हो गया ना, यहाँ पे हो जाएगा 1 वर्ष, 1 माह और इधर हो जाएगा आपका 1 में से तो 9 घटेगा नहीं, हासिल घटाएँगे तो कितना होगा? 11, 11 में से 9 जाएगा 2 वर्ष और इधर 6 हो गया, 6 में से 1 हासिल में चला गया था, 5 बचा हुआ है, 5 में से 1 गया, यानी कि 4, 42 वर्ष 1 माह, 42 वर्ष 1 माह यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा-सा ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपने सारे दोस्तों के साथ तो क्या कीजिएगा बताइएगा भी इसके बारे में कि कोर्सेज़ ऐसे-ऐसे चल रही है। कहता है कि मेरी माँ के पास 16 मीटर लंबाई 16 मीटर लंबाई का क्या है? और चौड़ाई है आपका 9 मीटर का एक आयताकार क्या है? भूखंड है, यानी कि भूखंड है, आयताकार भूखंड है। वह इसके बदले में एक समान क्षेत्रफल का एक वर्गाकार यानी कि यह आयताकार आकृति है। यह कैसा है? आयताकार आकृति है। यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर नहीं है। लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर नहीं है, यानी कि यह आयताकार आकृति है। इसके बदले में यही महिला वर्गाकार आकृति लेना चाहती है। क्या? लंबाई और चौड़ाई सभी बराबर हो, वैसा प्लॉट लेना चाहती है, भूखंड लेना चाहती है, वर्गाकार लेना चाहती है। वह इसे नए भूखंड का परिमाप क्या होगा? नए भूखंड का परिमाप क्या होगा? आपको यहीं बताना है। तो आपको क्या करना होगा? ऐसे वर्ग बनाना है, तो वर्ग का क्या होता है? 4 गुने भुजा। तो सबसे पहले तो क्षेत्रफल आपको पता करना होगा ना, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्षेत्रफल आप पता करेंगे तो क्या होगा? आयत था, यह क्या था? आयत था। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का तो एरिया होता है क्या? लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 16 गुना 9 यानी कि 144 144 क्या मीटर स्क्वायर। यह इसका क्या हो गया? एरिया का भी जो आयत बना है यानी कि आयत से जो वर्ग बना है इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? इसका भी क्षेत्रफल तो 144 ही होगा। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। अगर जब एरिया इसका फिक्स हो गया तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? वर्ग का एरिया कितना होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भुजा स्क्वायर बराबर क्या हम 144 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 144 बराबर 12 मीटर। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। 12 मीटर हो गया। कोई दिक्कत? नहीं। तब आपसे पूछता है क्या है? परिमाप पूछता है। तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। 4 गुना भुजा 4 गुना साइड आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 गुना साइड का मतलब कितना? 12। तो 12 और 4 48 12 चौका 48 मीटर क्या हो जाएगा? 48 मीटर आपका ऑप्शन नंबर कौन-सा? आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है, एक बार ध्यान से देखिए। कहता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृत संख्या, तो सबसे पहले आप यह बताइए कि प्राकृत संख्या शुरू कहाँ से होती है? और प्राकृत संख्या हम लोग कहते किसको है? तो प्राकृत संख्या हम लोग किसको कहते हैं? यह आप लोग सबसे पहले ये बताइए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या? नेचुरल नेचुरल नंबर बोलते हैं। NATURAL नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो आखिर नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं और वह शुरू कहाँ से होती है? इसके बारे में आप बताइए, ठीक है? तो नेचुरल नंबर आखिर हम लोग कहते किसको है और क्या कहते हैं इसके बारे में। तो प्राकृत संख्या की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्राकृत संख्या की बात हो रही है और प्राकृत संख्या हम लोग कहते किसको है? तो प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे हम लोग कहते हैं क्या है? गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या क्या कहते हैं? क्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और यह शुरू कहाँ से होती है? 1 से और यह लगातार चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यह 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से यह संख्याएँ आगे तक बढ़ती रहती है, ठीक है? गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो कहता है 10 प्रथम 10 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा? अब हम आपको माध्य का फ़ॉर्मूला बता देते हैं, आखिर माध्य का फ़ॉर्मूला होता क्या है? तो माध्य का फ़ॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग योग यानी कि जोड़ बटा संख्याओं की संख्या। सभी संख्याओं की क्या? संख्याओं की संख्या। कोई दिक्कत नहीं। सभी संख्याओं की संख्या यानी कि हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। अभी तक कितना हुआ काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना हुआ 9 यानी कि 9 वो हुआ और एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा यानी कि यहाँ पे कितना हो गया टोटल संख्याओं की संख्या कितनी होगी तो 10 हो गई। अब इसको जोड़िएगा आप तो कितना मिलेगा आपको अगर आप इसे जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा एक जोड़िएगा दो जोड़िएगा तो तीन और तीन तीन जोड़िएगा तो छः छः चार दस और दस और पाँच पंद्रह पंद्रह छः इक्कीस इक्कीस और सात जोड़ेंगे तो अट्ठाईस अट्ठाईस आठ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 से 8 जोड़ेंगे तो 36 और 36 से 9 जोड़ेंगे तो 45 और 45 और 10 जोड़ेंगे तो 55 कितना हो जाएगा 55 55 बट्टा 10 कितना हो जाएगा 55/10 यानी कि 5.5 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सभी पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि अगली बार जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाए तो वहाँ पे आपसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाए और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाए ठीक है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिए कहता है एक विशेष वर्ष में किसी कंपनी का वार्षिक व्यय नीचे दिया गया है डाटा के द्वारा अरेंज किया गया है जिसमें इधर मद का नाम दिया गया है वेतन में 65 करोड़ खर्च किया गया है और व्यय क्या है करोड़ में है 65 रुपया 10 रुपया ऐसे नहीं पढ़िएगा यार डाटा दिया हुआ है क्या चीज में है करोड़ में है क्या है करोड़ में है। तो कहता है विज्ञापन में इतना 10 करोड़ मशीनरी में यानी कि मशीन खरीदा गया 85 करोड़ में का बिजली और पानी का 15 करोड़ परिवहन का 25 करोड़ अन्य का 30 करोड़। यह सभी क्या है इसका खर्च है जो कि वर्ष में डाटा में दिखाया गया है। क्वेश्चन में अब आपसे क्या कहता है यदि उपयुक्त सूचना को एक दंड आलेख द्वारा 10 करोड़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आप यहाँ पे लिख लीजिए 10 CI इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का लाइन खींचता है। स्केल 1 सेंटीमीटर स्केल लेकर निरूपित किया जाता है यानी कि 10 करोड़ बराबर 1 सेंटीमीटर स्केल लेकर निरूपित किया जाता है ऐसे 1 सेंटीमीटर का ही लाइन खींचा जाएगा। यह 10 करोड़ के बराबर है, ठीक है? तो मशीनरी में और परिवहन के दंडों की लंबाई का अंतर क्या होगा? इसका किसका? तो मशीनरी यानी कि जो मशीन खरीदा गया है उसका और जो परिवहन में खर्च किया गया है उसके दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले अब आप यह बताइए कि देखिए इसमें मशीनरी कहाँ है और अंतर कहाँ है? तो देखिए यह आप कहेंगे सर यह मशीनरी है यानी कि यह मशीन खरीदा गया है। क्या 85 करोड़ का मशीन खरीदा गया है। और जो परिवहन में खर्च किया गया है वह 25 करोड़ है। कितना है? 25 करोड़ है। तो यहाँ पे तब 85 करोड़ लिख दीजिए और यहाँ पे 25 करोड़ लिख दीजिए और जैसे ही अंतर की बात होती है तो सब्ट्रैक्ट होता है और सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? घटाव होता है यानी कि दोनों को घटाना है। तब 85 में से जैसे ही 25 जाएगा तब बचेगा क्या? 60। क्या बचेगा? 60 तो 10 करोड़ बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 करोड़ बराबर 1 सेंटीमीटर तो 60 करोड़ बराबर 6 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है यानी कि 6 सेंटीमीटर का लाइन खींचा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेकिन यहीं पे आपका सेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से समाप्त हो चुका है और इसी के साथ मैं आपको जानकारी बता दूँ, अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट सेक्शन में 15 प्राप्त करना तो इसके लिए आज ही डिवेस टीच एप्लीकेशन के द्वारा उपलब्ध कराए गए कोर्सेज़ में आप आज ही एनरोल कर लीजिएगा और 15 में 15 आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इस कोर्स में आपको क्या-क्या मिलेंगे, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा भी जो भी जानकारी है वो एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, कृपया करके ध्यान से देख लीजिएगा और सभी क्लासेस का जो नोटिफ़िकेशन होगा वो आपको ऐप पे ही मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच जॉइनिंग दिस सेशन। गुड नाइट।